और अब इकोनॉमी की बात करें, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी कैसे बेहतर करनी है उसकी बात करें, और इसी पे बात करेंगे हम सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। और किसी मतलब जब भी हम फंसते हैं पर्टिकुलरली पेट्रोल वाले मामलात पे, सब्सिडी वाले मामलात पे, हमेशा इन्हें जहमत देते हैं। आज ये कराची में थे तो हमने एक शर्त पे इन्हें यहाँ बुलाया, हम वो शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अब हम पूछेंगे नहीं ऑन एयर, पहला सवाल हमारा कि वो शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई। मासूम सी थी एक अच्छी काली मुसद्दक कॉफी मलिक साहब इज विद अस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कैसे मलिक साहब? जी अल्लाह का करम, थैंक यू। मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि यही बता दें जिस क्वालिटी की आपने कॉफी पिलाई है वैसे ही जवाब मिलेगा, ठंडा। अच्छा चले फिर हम कौन सी बात से शुरू करें क्योंकि ये बात भी आउट हो गई है लेकिन एनीवे वी वांट टू नो, बहुत कुछ हुआ मुल्क में, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन हमारा फोकस जो है वापस आ जाना चाहिए अवाम पे। A few months left if I may say so for PDM हुकूमत। अगर इलेक्शंस हो गए उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन isn't it time कि अब हम बता दें अवाम को कि who is sincere about पाकिस्तान? देखिए, सिंसेरिटी का सवाल अलहदा है और सिंसेरिटी का सवाल तब आ जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज आवाम जो है उसको ये लगता है कि हम पे फोकस है नहीं, तो सिंसेरिटी तब आएगी ना आवाम के और साथ। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी। मैं तकरीबन यही एविडेंट बात होना तकरीबन यही बात करने वाला था कि देखिए, अगर आप 1-1.5 साल से मुल्क की सियासत देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई गदर मचा है। उस गदर में मैं रोज़ आपके सामने भी हाजिर होता हूँ, शाम के भी प्रोग्राम होते हैं। मुझसे तो आज तक किसी ने आवाम का नहीं पूछा। ये पहला प्रोग्राम है किसी कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये आवाम का क्या बनेगा। मैं तो शाम को जाता हूँ तो मुझे कहते हैं वो आपने फलां स्टेटमेंट चली, वो क्लिप चलाएं ज़रा और अभी करें ज़रा उस पर बात। तो जो महवर है सियासत का भी और मैं समझता हूँ सहाफ़त का भी, वो सवाल होना चाहिए जो आप आज पूछ रहे हैं। और उसकी वजह यह कि इस मुल्क में इतनी पोलराइजेशन अब कर दी गई है कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, कि ना किसी सवाल में कोई इंटेग्रिटी रह गई है, ना किसी जवाब में कोई इंटेग्रिटी रह गई। हर तरफ ओए तोए का तूफ़ान गर्म है, कोई चीखें मार रहा है, कोई आगे लगा रहा है, कोई अपने ही मुल्क के जो हीरो हैं उनकी तस्वीर जो हैं उनको जूते दिखा रहा है, कोई मुजस्मे उन लोगों के जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने खून बहाया है, जिनकी वजह से आपके हमारे बच्चे आज इस मुल्क में सेफ़ हैं, घूम रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनके मुजस्मे ऐसे उठाए हुए और तोड़ रहे हैं। तो सवाल तो उठता है ना कि ये क्या है। कभी हमारा कोई एक लीडर जेब में से एक निकालता है कागज़ और कहता है मैं दिखाऊंगा नहीं, मगर इस कागज़ में सब लिखा है कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही, अमेरिका ने साजिश किया, अमेरिका ने हमारा आइन पामाल किया है और अमेरिका ने हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट उल्टाई है। फिर आप देखते हैं कि क्लिप्स बाहर निकलते हैं जिसमें गिड़गिड़ा रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते एक कागज़ लिख दें, आपका कागज़ बड़ी दूर तक जाएगा, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, ये ज़रा कागज़ पे लिख डालें कि हमें वापस ले आएँ, हमें माफ़ी दिला दें और हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, इन्हें रोकें। अरे भाई कौन सी बात माने। तो ये जो तमाम इस तरह की मामलात हैं जो सियासी जमातों के माबैन हैं या रियासती मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ है, इन्हें थमना होगा, इसे रुकना होगा। ऐसे तो आप परचून की दुकान नहीं चला सकते जैसे ये मुल्क चल रहा है। तो आपको वो सवाल पूछना होगा जो आप पूछ रहे हैं कि ये जो गरीब आदमी उठता है, आपका ये कैमरेमैन जो हैं जो जिनकी कोई 30-40 हज़ार तनख्वाह होगी, कोई सवाल तो ये पूछना चाहिए कि 40 हज़ार का बजट बना के दिखाएं, हमें दिखाएं कि वो कैसे अपने माँ बाप की दवा लाएंगे, हमें बताएं वो बिजली का बिल कैसा देंगे। आप लोग हुक्मरान हैं, आप ही से सवाल हम करने की इशारत कर रहे हैं कि कैसे होगा मैनेज। आम आदमी के लिए लिटरली 2 वक्त खाना खाना भी मुश्किल है। जी मैं बिल्कुल, और इसी वजह से सियासत का महवर ये होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो है, हम साथ के साथ ये थिएटर भी करते हैं मगर उसके अलावा तमाम दिन काम भी करते हैं। अभी हमने मैं अपने उसके हवाले से, अपने महकमे के जो ज़िम्मेदारी मुझे दी है उसके हवाले से बात कर देता हूँ कि इस मुल्क में एक सर्कुलर डेट चल रहा था जो मुल्क को बर्बाद कर रहा था। तकरीबन 1600-1700 अरब का सर्कुलर डेट था सिर्फ गैस का, जो 33% पे बढ़ रहा था, 33% ईयर। तो आप सोचें कि पूरा मुल्क गारत करने में कितना वक्त लगना था। और हमने पहले 9 महीने में वो सर्कुलर डेट जो हमारी गैस हमारे कुओं से निकलती है उस पर ज़ीरो कर दिया। 33% पे इंक्रीज़ कर रहा था, हमने उसको 0 कर दिया। ये कब की बात है वैसे? ये हो चुका है जी, जब नया टैरिफ दिया था, अभी पिछले दिनों आपको याद है जिस पर ले-दे हो रही थी कि ये 500 का जो कनेक्शन है, आपने भी गालिबन 1-2 प्रोग्राम किए, उसके ज़रिए इस मुल्क के अंदर जो हमारे कुएँ हैं, जो हमारी गैस है, उसके ऊपर अब सर्कुलर डेट 0 हो चुका है।
ये आने वाला जो नया टैरिफ आएगा इसके अंदर हम LNG के ऊपर भी सर्कुलर डेट जो है उसको ज़ीरो कर देंगे, ताकि ये बोझ जो आखिर में गरीब लोग सड़क पे उठाते हैं वो ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह आपने इन सर्दियों में देखा हमारे पास हर साल गैस 10% कम हो जाती, मगर आपने देखा कि इस मरतबा वो गदर नहीं मचा जो हर मरतबा मचता है। और हमें समझ आई ये करने के बाद कि ये गदर क्यों मचता है। अरे भाई, ये गदर इस वजह से मचता है कि जब लोगों को चूल्हों में गैस चाहिए होती है तो 3-4 बड़े सेठ जो हैं वो 5-5, 10-10 MMCFD गैस ले जाते हैं सिफारिशें करवा के अपनी फैक्ट्री जी। और 10 MMCFD का मतलब ये होता है कि कराची के 1 लाख लोगों की गैस काट दो। तो इस दफ़ा नहीं काटी, इस दफ़ा नहीं कटने दी, और नतीजा ये हुआ कि कमी भी हुई, तंगी भी हुई, मगर वो गदर नहीं मचा जो हर मरतबा में तो वो सेठ तो हमेशा कामयाब हो ही जाते हैं। नहीं, इस मरतबा तो नहीं हुए ना भाई, इस मरतबा तो नहीं हुए। और मैं यही कह रहा हूँ कि इंक्रीमेंटली यही वो स्टेप्स हैं। इसी तरह आपको याद होगा हमने कहा कि अगर हमें सस्ता तेल मिलेगा, आपने वो भी बात सुनी थी कि हम गए, हमने कहा सस्ता, कौन सा सस्ता तेल भाई। आखिर में आपने खुद ही इंटरव्यू किया वो जो थे सफ़ीर रूस के, तो उन्होंने कहा हमारी तो बात भी नहीं हुई, हमारी तो पाइपलाइन पे बात हुई थी। लेकिन आप लोगों की बात हुई है जी, हमारी बात नहीं हुई, हमारा तो जहाज़ चल पड़ा है, जहाज़ ओमान पहुंच रहा है, अगले 15 से 20 दिन में यहाँ पे तेल होगा रूसी। और इस तमाम अमल को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हमें 4.5 महीने लगे। वहाँ पे गए हम, वहाँ पे हमने मुज़ाकरात शुरू किए, उनको हमने एक माइलस्टोन, उनको एक प्रोग्राम दिया, अपनी तरफ से कमिटमेंट्स दी कि हम ये करेंगे। 3 महीने में तमाम कमिटमेंट्स पूरी की। वो 86 लोग लेकर, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 2 वज़ीर 86 लोग लेकर यहाँ पर आए। हमने यहाँ पे साइन किया, तब भी लोग नहीं माने, जब गए तब भी नहीं माने, जब वो आए तब भी नहीं माने। तो फिर उसके बाद अब जब एक्चुअली द पावर ऑफ सोशल मीडिया के जो कुछ हो रहा है उसको नहीं माने और जो नहीं हुआ था उसको मान लिया। लेकिन मलिक साहब, ये तो आपकी बड़ी अच्छी बात है, तो इसका मतलब क्या हम उम्मीद रखें कि पेट्रोल शायद जी आने वाली पाकिस्तान का तकरीबन 18 से 20% जो तेल है वो उसके ऊपर हमारी जो डिस्काउंटेड अच्छी जो हमें प्राइसेस मिल रही हैं, बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है। इंशाल्लाह उसका असर जैसे ही ये तरसील का मामला जो है ये एक तसलसल के साथ शुरू हो जाएगा। अभी तो पहला जहाज़ आ रहा है, तो उसके असरात आप देखेंगे। और अभी हमारे यहाँ तो एक डिबेट ये भी चल रही है कि ये जो फ़ायदा हमें होगा, क्या हम टारगेट करके दोबारा से वो बात करने लगा हूँ जिससे झगड़ा शुरू होगा और फिर शायद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी मुसीबत पड़ेगी IMF से कि क्या सिर्फ गरीब आदमियों को इसका फ़ायदा दिया जाए या ओवरऑल तेल की कीमत नीचे लाई जाए। ये तकरार हमारी अंदरूनी चल रही है, तो कोशिश ये करेंगे कि बैंक और IMF जो है वो भी किसी वक्त इस तकरार का हिस्सा बने और बाद में तो वो तो बड़े मुश्किल में ज़ाहिर है। IMF की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आ नहीं रहा, डॉलर रुपी पैरिटी का हाल आप सबके सामने है। मतलब इसी दौरान रुपया कितना गिरा है और किस तरह से डॉलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सर, आप ज़ाहिर है इन मामलात पे भी डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, बात भी होती होगी, देखते भी हैं। हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे हम आपसे पूछ रहे हैं, बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं सेटल हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे मामलात, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बट अब खासी अलार्मिंग सिचुएशन है। जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बड़े अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं और किए गए हैं। एक बड़ा मुश्किल वक्त था जिससे बाहर निकलना, जब आपकी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम इतनी लिमिटेड हो जाएं तो बाज़ मरतबा बहुत मुश्किल हो जाता है उस तमाम रॉट को जो आपने सिस्टम में डाल दिया हो उसको स्ट्रेटन आउट करके आगे बढ़ने के लिए। देखिए, 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक छोटे आदमी के छोटे कारोबार को प्रमोट करना होगा। ये बड़ा जो एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, उसके हम खिलाफ नहीं हैं। अल्लाह सब लोगों को पैसे दे और बरकत दे और जितनी उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जितने पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा दे। लेकिन हमारा मसला तो 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ लोग हैं ना, बल्कि 21 करोड़ 90 लाख लोग हैं, बल्कि 21 करोड़ 99 लाख लोग हैं। ये है हमारा मसला। वो तो कोई छोटी दुकान खोलेंगे। ये जो आप गलियों में से हम आपके दफ्तर जहाँ पर चल के आए हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द आप दाएं बाएं देखें तो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लाख में नए कारोबार खुल सकते हैं ना। ये जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं बाहर इस वक्त कॉलेजों और स्कूलों से, जो सारा दिन रोज़गार ढूंढते हैं, ये रोज़गार फराहम कर सकते हैं।
लेकिन इनके पास वो पैसे नहीं है। इनके माँ बाप भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे? तो अब रियासत ने जो तरीक़ाकार अपनाया है, या इस बजट में भी जो आप देखेंगे इंशाल्लाह, मैं बजट को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ना मैं बता सकता हूँ कि वो पॉलिसी क्या है। मैं तो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहा हूँ कि इस मरतबा हम बजट में सारे लोग दोस्त लॉबी कर रहे हैं, और डार साहब भी इसके बहुत ज़्यादा हक़ में हैं कि ये जो छोटा आदमी है उसके कारोबार के मुतल्लिक क्या करेंगे। और ये जो पाकिस्तान की 1/3 गैस, 1/3 ऑफ पाकिस्तान गैस 3 कंपनियां ले जाती हैं फर्टिलाइज़र की, तो अरे भाई हक सच के पैसे तो दे दें कम से कम। तो वो पैसे तो दें, जिसने की गैस हमें मिल रही है उतने पैसे तो दें। नहीं, वैसे ये इस पे कोई नहीं है, आप लोग क्रैक डाउन कर सकते हैं, बिकॉज हम ये पहले भी सुनते हैं। आपके प्रोग्राम के जरिए क्या कर रहे हैं आपके ख्याल में? मतलब इससे ज्यादा क्रैक डाउन, क्योंकि ये बातें इसके जरिए एक पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा ना। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप अगर इसके बाद भी बात करेंगे और किसी और को भी बुलाएंगे और उनकी भी बात, तो एक डिबेट शुरू हो जाएगी ना। तो मैं पूछूंगा फिर उस डिबेट में कि अगर सऊदी अरब की तरह का अमीर तरीन मुल्क इस वक्त $2 में अपने फर्टिलाइज़र और पावर को गैस दे रहा है, और कतर जो है वो $3 में दे रहा है, और बहरीन जो है वो $4 में दे रहा है, तो पाकिस्तान में भाई 70 सेंट की कैसे दे रहे हैं इन्हें गैस? तो सर यानी हम सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा अमीर हैं और 3-4 गुना ज़्यादा अमीर हैं। तो आप सोचिए, जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो फिर कानून में लिखी जाती हैं, जिनके तहत फिर ये तमाम मामला तय होते हैं, एक नए सिरे से इनको सोचना। मालिक साहब, ट्रेजेडी ये है कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, ये 99% आवाम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, और उनका ये मसला भी नहीं है, ये आप ही लोगों ने हल करना है। सो आप यहाँ बात करके अपना केस तो बिल्टअप करेंगे, लेकिन ये पावर सर्कल्स मैं लॉबी कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये पावर सर्कल्स में ही हल होना है जी। पावर सर्कल्स के लिए जब ये प्रोग्राम आपके सिर्फ लोग तो नहीं देख रहे ना, पावर सर्कल्स वाले लोग भी देख रहे हैं, और पावर सर्कल्स वाले लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग भी देख रहे हैं, और पावर सर्कल्स वाले ये भी देख रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, सवाल गैस की बात की भी बात कर रहे थे, एलीट की भी बात पे आ जाएंगे, लेकिन एक पेट्रोल की बात होगी, तेल की बात हुई है, जरा गैस की भी कर लें। अभी ईरानी वफ्द जो आया हुआ था, कोई ऐसा मुआहिदा, कोई पाइपलाइन, मतलब जिससे हमें पता चले कि हमारे पास जो गैस की कमी है पाकिस्तान में, जो हर साल हो ही जाती होती है, जिस तरह भी आप लोग मैनेज कर लें, बट वो पूरी तो नहीं होती, तो कुछ वो सप्लाई भी कुछ बहाल हो, कुछ बेहतरी आए उस एवेन्यू पे भी। देखिए, एक तो इस इंशाल्लाह अपने पॉलिटिकल टेन्योर से पहले, और अगर उसके बाद भी हो, तो इसे गर्ज नहीं है, तो मुल्क के मामलात है, हम रहें आप रहें, कोई और हो, हम हुए तुम हुए या खमीर हुए, जो भी आएगा उसे ये मामला तो तय करने होंगे। तो हमारा इस वक्त इरादा ये है, और हम जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और उसके अलावा रूस से एक कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी सिक्योरिटी का मुआहदा करने चल रहे हैं, जिसमें तमाम मामला तय होंगे कि हमें गैस चाहिए तो कितनी चाहिए, और जो चाहिए वो कहाँ से आएगी, उसको लाने के लिए किस किस्म की पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, अगर वो LNG की शक्ल में आएगी तो उसका सोर्स क्या होगा, उस LNG के कारखाने किस जगह पे लगेंगे, पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी तरसील करनी है शुमाल और जनूब में, तो फिर वो वाली पाइपलाइन का क्या होगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट करने की हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत से ममालिक शरीक होंगे, बहुत सी मुख्तलिफ सोर्सेज होंगी। ईरान का जो मामला है, तो ईरान जितना ही अहम मामला हमारा टापी का है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है टापी के ऊपर, सेंट्रल यानी तुर्कमानिस्तान से जो हमने सस्ती गैस लेकर आनी है, उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। और हम अपने मल्टीलैटरल डोनर्स, ये जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिनमें से कई बैंक भाग गए, अब हमें कर्जा भी नहीं देते, तो उनसे हम कह रहे हैं कि भाई आप आइए, ये एक अहम मामला है, इससे पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, तो ये पाइपलाइन जो तुर्कमानिस्तान वाली है, इसके लिए हमें कर्जा दीजिए, क्योंकि कर्जे के बगैर तो नहीं बन सकता ना, डेट चाहिए हमें। ईरान के मुतल्लिक हम ये कह रहे, तो एक तो बहुत अहम महवर हमारा जो है इस वक्त पॉलिसी का, वो है ये तो टापी की गैस पाकिस्तान तक लेकर आनी। दूसरा जो ईरान है, उसमें हमने ईरान से बहुत मरतबा बात की है, और हमारा मामला बड़ा सिंपल है। देखिए, हमें उस गैस की ज़रूरत है और हम वो गैस लेना चाहते हैं, और ईरान की हुकूमत को, ईरानी दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि हम वो गैस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वो ज़रूरत है, हमारी तरक्की की एक सेंट्रल पिलर है वो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कम से कम 6 से 7 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाती है अगर हम ईरान से गैस लेते हैं। तो हमने उनसे दरख्वास्त सिर्फ ये की, कोई रास्ता ऐसा दिखाइए जिसमें हम पे सैंक्शन ना लगे
और हम आपकी गैस भी ले सकें। ये दोनों हमारे मुफाद में है, यानी उनके भी मुफाद में है कि उनकी तिजारत बढ़े और वहाँ से गैस पाकिस्तान में आए। लेकिन सस्ती गैस, सस्ती एनर्जी का पाकिस्तान में आना जो है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उनको नहीं, हमें है। इस वजह से ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ये करें, मगर करें सलीके से। चलिए, होपफुली ये ना हो कि हम गैस लेने के चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसी सैंक्शंस लगवा लें कि जिनका मुतहम्मिल मुल्क ना हो सके। होपफुली ये कोशिश आपकी कामयाब हो जल्दी से, क्विकली, क्योंकि सवालात हमें बहुत सारे आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि मलिक साहब बैठे ही हैं तो इनसे ज़रा पूछ लीजिए। ये बहुत करीब है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, दीगर मामलात के भी। ज़ाहिर है पेट्रोल गैस के मामलात खुद से देखते हैं। पेट्रोल गैस से जुड़ा एक अहम जुज़ गाड़ियाँ हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी पूछ लीजिए कि वो तो बिल्कुल शतरबे महार है। मतलब एक मिडिल क्लास, क्या अपर मिडिल क्लास आदमी भी जो एक गाड़ी लेने का ख्वाब रखता था, उसने वो ख्वाब तर्क कर दिया क्योंकि इट हैज़ बिकम अनअफोर्डेबल नाउ। तो उनको भी कोई नकेल डालने वाला है कि नहीं है? भाई आज 50-60 साल हो गए। मैंने अभी आपको फर्टिलाइज़र बताया। मेरी तो जो एफर्ट है वो ये है कि ये जो जकड़ है कुछ एलीट्स की पाकिस्तान पे, इस जकड़ को तोड़ा जाए। अगर ये जकड़ नहीं टूटेगी तो गरीब आदमी का हाल कभी दुरुस्त नहीं होगा। ये जो मोटर गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, बस ये फिर आप 5, 7, 10, 50 लोग जो हैं वो मोटर गाड़ी ख़रीदा करेंगे। देखिए 50-60 साल होने को आ गए हैं ऑटोमोटिव पॉलिसी को। पॉलिसी ये थी कि आपको इनिशियली हम टैक्स लगा देंगे बॉर्डर के ऊपर, ताकि बाहर से आने वाली गाड़ी महंगी हो जाए, और 100% से लेकर 300-350% तक टैक्सेस लगा दिए गए। और ये कहा गया कि टैक्स हम लगा रहे हैं ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, आपको कंपटीशन से निजात मिल जाए, आपको compete ना करना पड़े। लेकिन आपने 10 से 15 साल में पूरी गाड़ी पाकिस्तान में बनानी, और आपने उसके पुर्जे भी पाकिस्तान में बनाने, और उसका नतीजा ये होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियाँ बनेंगी, बल्कि पाकिस्तान हो सकता है अगर कम से कम गाड़ी नहीं एक्सपोर्ट कर सकता तो पुर्जे एक्सपोर्ट करेगा। आप बताइए, आज 50-60 साल हो गए हैं, एक इंडिकेटर की लाइट तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते, तो ये क्या पॉलिसी है? हम बनाते और भी उसका बोझ देखिए, गाड़ियां अगर आप हकीकत में देखें तो कुछ मुख्तलिफ फैक्ट्रियां को 17% पाकिस्तान में बनाता है गाड़ी को, 20% बनाता है, कोई 25%, मगर और दावे बड़े हैं इससे, लेकिन हकीकत ये है। मगर असल बात यह है कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान कम से कम अपनी इंडिकेटर की लाइट की बाहर वाला जो कवर होता है वो तो एक्सपोर्ट करे। और अगर 70 साल में वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए 50 साल में, तो फिर सवाल ये उठता है कि हमने क्या पॉलिसी बनाई? सिर्फ 5-10 लोगों को फायदा देने के लिए पॉलिसी बनाई। आवाम से लेते हैं ना, और कंज्यूमर से लेते हैं। मैं यही कहने लगा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि इसकी कीमत कौन अदा करता है? इसकी कीमत वो अदा करता है जो गाड़ी लेने जाता है। क्योंकि अगर बाहर से गाड़ी आने की खोल दी जाए इजाज़त, और वो तमाम ड्यूटियाँ 0 पे ले आई जाएं या 10% पे ले आई जाएं, तो ये सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और आवाम को सस्ती गाड़ी मिलेगी और बेहतर गाड़ी मिलेगी। जब आपने बैरियर खड़े कर दिए तो उसके नतीजे में हुआ ये कि गाड़ी महंगी और कम क्वालिटी की। यानी वो आप 3-4 महीने के बाद आपको ऐसे लगता है जैसे कोई आप 18 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। लेकिन मलिक साहब, मतलब आप लोगों की भी हुकूमत आई गई रही बीच में, अगर आप 50 साल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी ऑटो पॉलिसी इज फ्लॉड देन इन दैट केस? जी, मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में हमारी फर्टिलाइज़र पॉलिसी इज़ डीपली फ्लॉड। मेरे ख्याल में हमारी ये जो ऑटोमोटिव पॉलिसी है, दिस इज़ डीपली फ्लॉड। मेरे ख्याल में हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें हम ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकते हैं, ताकि हम अपनी तिजारत, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? होता ये कि भाई हम बढ़ानी शुरू करते हैं अपनी इकॉनमी, हर चीज़ इम्पोर्टेड है। जैसे हमारी तरक्की की शरह 5-6% पे जाती है, इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक्सपोर्ट के ज़रिए जो हमें डॉलर मिलते हैं वो थोड़े होते हैं, और जो डॉलर हमें चाहिए बाहर से चीज़ें लाने के लिए इम्पोर्ट में, वो ज़्यादा चाहिए, तो हमारा मुल्क बैठ जाता है। फिर हम अपने इंटरेस्ट रेट को 20-25% तक ले जाते हैं इकॉनमी को स्लो डाउन करने के लिए, खुद क्रिपल करते हैं। फिर वो गिरती है अपने घुटनों पे, 2% पे आती, तो फिर से शुरू करते हैं वो सफ़र। वो फिर 5% पे जाती, तो फिर उसको तोड़ते हैं। अच्छा मलिक साहब, 24 मिनट चुके हो गए हमें इन मामलों पे डिस्कस करते हुए। थोड़ा सा टाइम है, हम ज़रा मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी आपको बताएं ना, वो ज़रा ज़रूरी होता है। हमने वैसे शुरू में प्रायोरिटीज़ की बात की थी, हम खुद भी वापस, हम ज़रा ज़रूरी होता है वो बात करना भी। तो आप बता दीजिए, बड़ी परेशान कुन बात मुझे तो लगी, कल इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं
कि 9 मई के हालात के बाद दोबारा से जायजा लेना पड़ेगा कि इलेक्शन अक्टूबर में भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बट वी नो कि आपका स्टांस इलेक्शन को लेकर क्या है। पहले भी हमने सवाल पूछा हुआ है, आप कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। अभी ये बता दीजिए जो हो रहा है, तासुर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ही आता है। आप लोगों ने अभी बहुत कुछ देखा, दुनिया भर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमेटी के सेक्रेटरी की भी बात आपने शायद सुनी हो, आज सुबह से जियो पे भी हेडलाइन चल रही है। इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया भी अब फिक्रमंद हो गई है, और सर्टनली जो लोग आते हैं या तो बाहर आते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, और या फिर प्रेस क्लब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो जान छूटती है। मतलब इट इज़ आउट इन द ओपन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए, मैं पिछले दिनों अमेरिका गया हुआ था, हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी। हम कुछ नए एसेट्स जो हैं ऑफशोर एसेट्स, मेरे ख्याल में 30-40 साल के बाद बिडिंग करवा रहे हैं ताकि लोग आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान से तेल और गैस के ज़खायर मिलें। जब हम वहाँ पे गए तो मैंने तकरीबन 6 मुख्तलिफ जो वहाँ के मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए, और मैं बार बार उनसे यही पूछता रहा। जब वो मुझसे पूछते हैं क्या भाई पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे, जब मैं जिक्र करता हूँ आप भी काट देंगे, मलिक रियाज साहब का जिक्र करता हूँ कि उनके 190 मिलियन पाउंड काट देंगे कोई बात नहीं। 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो एक कलम से, ऐसे कलम उठा के खान साहब ने कहा कि मैं तोहफ़ा देता हूँ। अरे भाई, किसी के बाप के पैसे हैं, गरीब आदमी के पैसे हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़े गए हैं। कानून इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट का ये कहता है कि अगर आपको काला धन पकड़ा जाए, ये कानून है काले धन के लिए, अगर किसी का काला धन पकड़ा जाए तो वो उस मुल्क को पैसे वापस किए जाएंगे जहां से वो काला धन आया था। वो मुल्क पाकिस्तान था, वो काला धन पाकिस्तान में आना था, पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था ताकि स्कूल खुल सकें, कॉलेज खुल सकें। खान साहब ने एक ऐसे कलम से कह दिया कि वो मलिक साहब का जो अकाउंट खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे जुर्माना जमा करवाना है, उनने उसी में डाल दें, और वहाँ पे जाके एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट करके आए। यहाँ से शहजाद अकबर साहब को भेजा कि आप पाकिस्तान जाके वहाँ साइन करें कि ये पैसे जो गरीब के बच्चे के पैसे हैं, ये पैसे मलिक साहब को दे दिए जाएं, उनके अकाउंट में डाल दिए जाएं। तो इस केस के ऊपर जब उनको कहा कि आइए, लोगों के ऊपर तो आपने 20-20 किलो हेरोइन डाली और उनको पकड़ लिया। तो आपसे ये भी ना पूछें कि आपने 100 मिलियन पाउंड, 90 मिलियन पाउंड, पाकिस्तान का पूरा IMF का प्रोग्राम जो है वो $1 बिलियन का है, 1000 मिलियन डॉलर का है। इन्होंने $250 मिलियन एक शख्स को दे दिया और उससे 450 कनाल ज़मीन ले ली। अब कहते हैं अरे यार ज़मीन ले ली तो क्या हुआ, वो मेरी और मेरी बेगम के नाम के ऊपर ट्रस्ट है, उसमें डालें, उसमें डालिए ज़मीन, तो मुझे दे देना, मैं भी तो यहाँ आपके प्रोग्राम पे बैठा हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने किसी को 190 मिलियन पाउंड का कुआं दे दिया तोहफे में, गैस का या तेल का, और उससे 450 कनाल अपनी बेगम और अपने नाम पे मैंने खरीद ले ली जमीन, जवाबदेही तो चले अब उन्हें करनी पड़ेगी। अब मैं आपके आगे आ रहा हूँ। जब इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं बार बार ये उनको बताऊं, वो बार बार मुझसे कहें मगर आप ये देखें जो एहतजाज हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस वक्त वाशिंगटन DC में बैठा हूँ, ये जो एहतजाज कैपिटल हिल पे हुआ था उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? वो तो आपने कहा गदर है, वो तो आपने कहा कि जमहूरियत पे हमला है, वो तो आपने कहा कि आइन पे हमला है। यानी अगर एहतजाज करने वाले सफ़ेद रंग के लोग हों जो अमेरिका में बैठे हों और हमला आवर हो जाएं कैपिटल हिल पे, तो वो एहतजाज नहीं है, वो गदर है। और अगर पाकिस्तान की वो तनसीबात, हमारी जो फौजी तनसीबात हैं, उनको पर हमला किया जाए, उनको आग लगाई जाए, बर्न टू एशेस, तो वो एहतजाज है। यानी वो क्या, वो है तो अजीब सी बात, लेकिन किए देता हूँ, वो क्या, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो भाई किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप अपने मुल्क की तनसीबात पे हमला करें और दिफाई तनसीबात पे हमला करें, तो क्या आपके ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि ये एहतजाज है? तो ये सिविलियंस के मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स पे चलने चाहिए? देखिए, कानून के मुताबिक और आइन के, मैं कोई ऐसा कानूनी माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन कोई चीज़ जो आइन से मावरा है, ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जो कानून से बालातर है, वो नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। मुल्क में कवानीन है, फ़ौजी अदालतों के अलहदा कवानीन हैं, दहशतगर्दी के अलहदा कवानीन हैं, और जो एहतजाज है उसके अलहदा कवानीन है। 3 मुख्तलिफ कवानीन हैं। ये सब ऑर्गेनिक हो रहा है जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी? ये देखिए, बात ये कि आप ये बोझ उठाएंगे कैसे? इस वक्त आपने कहा ना लोगों को पकड़ धकड़ की जा रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई शख्स नहीं है जिसकी वीडियोग्राफ मौजूद नहीं है जिसे पकड़ा जा रहा है। वीडियो के जरिए
यानी पता नहीं कोई 10, 20, 25 हज़ार या 8.5, 10 हज़ार, मुझे अब सही याद नहीं, वीडियोस जो खुद लोगों ने अपलोड की हैं। किसी ने फेसबुक पे जाके खुद लगा दी, किसी ने ट्विटर पे जाके खुद लगा दी, और कुछ कैमरों की जद में आ गए। निशानदही करके हर जगह पे नादरा से वेरीफाई करके ये process उसके किया जा रहा है। बाद उनको प्रोसिक्यूट। मालिक साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। आओ। थैंक थैंक यू यू। सो My मच। और pleasure, लगता है आपकी my कॉफी pleasure. अच्छी थी बिकॉज वी गॉट अ गुड कॉन्वर्सेशन आउट ऑफ यू।